डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के टर्म 1 के जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अब तो सब लगभग सभी कॉलेज के ख़त्म हो गए, सभी स्कूल्स के। तो अब टर्म 1 में आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन टर्म 2 में आपको क्या होंगे, टर्म सेकेंड में जो आपके होंगे वो होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। किस टाइप के होंगे? डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। तो इसमें क्या सिलेबस है केमिस्ट्री का, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है क्लास 9th के लिए। थीम मटेरियल्स में इसमें आपका है मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर्स, तो ये मैटर का है। इसके बाद आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 3 पढ़ना है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या पढ़ना है? पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, यानी आपको पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस या लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद आपके हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल ऑफ टू मास टू द ऑफ पार्टिकल एंड नंबर्स। साथ साथ आपको जो चैप्टर 4 इसमें पढ़ना है, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं इसको जानना है। वैलेंसी क्या होती है आपको जानना है। केमिकल फार्मूला क्या होता है इसको आपको जानना है। कॉमन कंपाउंड, आइसोटोप एंड आइसोबार क्या होते हैं। तो ये आपके जो है टर्म 2 का क्लास 9th का सिलेबस है। और टर्म 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो है एग्ज़ाम फेस करने हैं। तो आज आप लोगों को हम टर्म 1 का जो है टर्म 2 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 3 क्या नाम है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। क्या पढ़ाएंगे इस चैप्टर में? एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर जो क्लास 9th के लेवल में है, इसमें यहाँ पर 2 लॉज है। वैसे तो केमिकल कॉम्बिनेशंस के कितने 5 लॉज है। कितने 5 लॉज है, जो सभी लॉज को आपको क्लास 11th में पढ़ने हैं। किसमें? क्लास 11th में। लेकिन क्लास 9th में आपको केवल 2 लॉज पढ़ने हैं। तो आप कहेंगे कि देयर आर फॉलोइंग 2 लॉज, या देयर आर फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्लास 9th में आपको 2 लॉज पढ़ने हैं। इसमें फर्स्ट लॉ आपका है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास जो फर्स्ट लॉ है क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass neither be created nor destroyed in a केमिकल रिएक्शन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, फर्स्ट लॉ है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड
नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी एक केमिकल रिएक्शंस में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे लेट अस ए रिएक्शंस ए प्लस बी, ये क्या है, दो रिएक्टेंट है, एक कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन के बाद सी में। जैसे यहाँ पर हमें 10 ग्राम ए लिया और 10 ग्राम बी लिया, दोनों का रिएक्शंस करा तो जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट सी मिला वो हमारा 20 ग्राम का होगा। ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 20 ग्राम। इसका मतलब मास कहीं जो है लॉस नहीं हुआ। अगर जैसे हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी और उसके बाद ये जैसे 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम, ये भी 10 ग्राम है, तीनों मिला के बनता है ए मतलब आपका डी प्लस ई। तो मिला के तीनों कितने हो गए, 30 ग्राम हो गए। और टोटल और ये कितना बनेगा 30। मान लीजिए अगर 20 बना तो डी 20 बना तो ई कितना बनेगा 10 ग्राम। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का जितना मास होता है, रिएक्शन के बाद भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का उतना मास कंप्लीट होता है। मास कहीं भी क्या होता है, क्रिएट ना होता है, न ही ये मास डिस्ट्रॉय होता है। ये होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल है जैसे ए प्लस बी, दो आपके क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्शन किए, उसके बाद प्रोडक्ट सी बनाए। ये यह क्या थे 10 ग्राम, बी 10 ग्राम, तो प्रोडक्ट आपका 20 ग्राम बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी है 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, तो और उसके बाद बने हैं डी प्लस ई। तो मान लीजिए डी अगर 20 ग्राम बना तो ये क्या होगा, ई 10 ग्राम बनेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो मास कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। जितना पहले रिएक्टेंट के पहले जितना ग्राम था, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट में भी उतना ग्राम आपको मास मिलता है। जो आपका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या होता है, इन ए केमिकल सबस्टेंस, इन ए केमिकल सबस्टेंस, इन ए केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट आर always present in definite proportions, in definite proportion by mass। मतलब इन ए केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास। इसका मतलब कोई भी केमिकल सबस्टेंस किसी भी सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है, इसमें जो भी एलिमेंट हुए उनका जो प्रोपोर्शंस होता है, रेशियो होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे H2O होता है, H2O में ऑक्सीजन का जो है मास क्या होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है तो 2 × 1 ये रेशियो है, ये हो गया 1:8। यानी कि अगर H2O चाहे आपका रेन वाटर का H2O हो, चाहे आपके जो है सी वाटर का H2O हो, चाहे रिवर वाटर का H2O हो, चाहे आपके टैप वाटर का H2O हो, कहीं से भी ऑब्टेन्ड H2O होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, मास का रेशियो होगा, वह 1:8 होता है। मास का मतलब होता है कि इसके मास और इसके मास का रेशियो। जैसे CO2 या तो आप CO2 पेट्रोल से को जला के निकालें, चाहे आप कोल को जला के निकालें, चाहे जो है CO2 कहाँ से निकले, कंपनी से निकले, चाहे जहाँ से निकले, हमेशा हर एक CO2 में इनका जो मास होता है, मास का रेशियो होता है, वो कांस्टेंट होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12 रेशियो 2 × 16, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12 और ये हो जाएगा 6, फिर उसके बाद 2 × 3 = और 2 × 8 = 3:8। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहे पेट्रोल से निकले, चाहे डीजल से निकले, चाहे आपके केरोसिन ऑयल से निकले, चाहे आप कोल जलाएं, चाहे फैक्ट्री से निकले, CO2 किसी भी सोर्स से निकल रहा है तो उसमें उनके जो है कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास परसेंट होगा 3:8 का रेशियो होता है। तो इस टाइप से जैसे
कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पर आप उसका जो है मास परसेंटेज इस तरह निकाल सकते हैं। पहले उसका मास निकाल के आप उनका जो है रेशियो निकाल सकते हैं। और जब भी आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट नंबर से जो है आप डिवाइड करेंगे, जो दोनों को काट दे, मतलब पूरे जो है नंबर को काट दे, इधर भी काट दे रेशियो के, इधर भी काट दे। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को दोनों लाज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो एक बार फिर से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डाल्टन्स लॉ के थ्योरी आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।